तो हरियाणा सरकार ने आज सीईटी से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे हरियाणा गवर्नमेंट गैजेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी 10 सितंबर 2021 का नोटिफिकेशन है, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर आज 13 सितंबर 2021 को जारी किया गया है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। सभी प्रकार के जितने भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं सभी आपको विस्तार से बताए जाएंगे। दिस टेस्ट शैल बी हेल्ड वंस एवरी ईयर और एज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो देखिए यहां पर बड़ी अपडेट है कि या तो ये एग्जाम साल में एक बार होगा या फिर एक से अधिक बार भी हो सकता है, जैसा भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। दिस ऑर्डर शैल अप्लाई टू द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। तो जैसा कि आपको पता है सीईटी के तहत ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियां की जाएंगी। आगे कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, जैसे कि बोनाफाइड रेसिडेंट कौन होगा, सीईटी क्या होगा, आपको पता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। और सीईटी किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे वो कंप्यूटर बेस्ड हो, ऑफलाइन हो, ओएमआर बेस्ड हो, किसी भी तरीके से एचएसएससी डिसाइड कर सकती है और बाइलिंगुअल होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और सीईटी स्कोर क्या है, मींस द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द सीईटी प्लस मार्क्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। तो देखिए सीईटी में जो स्कोर होंगे वो क्या होंगे, जो सीईटी में आपके मार्क्स होंगे प्लस सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन कौन लोग जो हैं सीईटी के एग्जाम दे सकते हैं। फॉर ग्रुप सी पोस्ट, अगर बात करें ग्रुप सी की पोस्ट की, तो द एसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन शैल बी 10+2। तो देखिए ग्रुप सी की पोस्ट के लिए 12वीं पास आपको होना चाहिए। और अगर बात करें ग्रुप डी की पोस्ट की, द सेम शैल बी मैट्रिक और एज पर प्रोविजंस इन ग्रुप डी एक्ट। तो देखिए मैट्रिक होना चाहिए, कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। तो देखिए वही कि 10वीं में आपके पास हिंदी या संस्कृत होना चाहिए या फिर हाईएस्ट स्टैंडर्ड तक आपने हिंदी पढ़ी होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन कैसा होगा ये तो आपको पता ही है, काफी लंबे समय से डेट एक्सटेंड होती जा रही है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन .haryana.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जो कि इस वक्त ओपन है, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब बात करते हैं फीस की कि सीईटी रजिस्ट्रेशन के लिए फीस कितनी रखी गई है। वैसे तो आप सभी को पता ही है। रेसिडेंट ऑफ हरियाणा यानी कि हरियाणा के वासियों के लिए कितनी फीस है, मेल एप्लीकेंट्स ऑफ जनरल कैटेगरी, अगर हरियाणा का वासी है और जनरल कैटेगरी से है और साथ साथ मेल कैंडिडेट है और जिसके पास परिवार पहचान पत्र है या फिर आधार नंबर है, तो उसकी फीस लगेगी 500। और अगर उसके पास आधार नंबर भी नहीं है या फिर परिवार पहचान पत्र भी नहीं है तो उसकी लगेगी 1000 रुपए। इसी तरह से आप बाकी देख लीजिए। मेल एप्लीकेंट्स हु आर चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन, इनकी भी फीस अलग अलग तरीके से दी हुई है। ईडब्ल्यूएस एससी बीसी जो है हरियाणा के, उनकी 250 रुपए है अगर उनके पास आधार या परिवार पहचान पत्र है तो। और इसके अलावा है नॉन रेजिडेंट ऑफ हरियाणा यानी कि हरियाणा से बाहर के वासी, उनके पास परिवार पहचान पत्र तो होगा नहीं क्योंकि ये तो हरियाणा वासियों का बनता है, तो इनके लिए केवल आधार रखा गया है। आधार नंबर है तो 500 और अगर नहीं है तो 1000 रुपए। बाकी आप कैटेगरी वाइज भी आगे देख सकते हैं। अब आती है मेन प्रमुख बातें, कंडीशंस रिलेटिंग टू सीईटी एग्जामिनेशन एंड स्कोर। An applicant who intends to apply for direct recruitment to any group C or D post shall have to appear in CET। तो देखिए आगे से जितनी भी ग्रुप सी और डी की भर्तियां हुआ करेगी उसके लिए सीईटी एग्जाम पास करना अनिवार्य है। अभी तक तो क्या होता था कि इंडिविजुअल एग्जाम होते थे। An applicant who appear in the CET shall be given a score. CET score includes the maximum 5% marks of experience एंड सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। तो ये देखिए बहुत बड़ी अपडेट है जो थोड़े दिन पहले मैंने आपको वीडियो के माध्यम से भी बताई थी कि हरियाणा सरकार ने सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स जो हैं अब 5% मैक्सिमम कर दिए हैं। पहले क्या था 10 मार्क्स मिलते थे, अब कितने मिलेंगे 5 मार्क्स। आगे इन्होंने एग्जाम्पल के माध्यम से भी बताया है, इफ टोटल ऑफ सीईटी स्कोर इज 400 देन आउट ऑफ दीज 20 मार्क्स शैल बी ऑफ एक्सपीरियंस एंड सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। जैसे कि 400 का 5% कितना हुआ 20 मार्क्स, तो 20 मार्क्स आपके हो गए सोशो इकोनॉमिक के और 380 हो गए आपके रिटन टेस्ट सीईटी के। एन एप्लीकेंट हु डज नॉट पोसेस द एसेंशियल मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर अ पोस्ट before the last date for registration on the designated portal but is due to appear for the examination to attain the appropriate education qualification during the year in which the CET is conducted shall also be eligible to appear in the CET। तो देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बात है, अगर जो इन्होंने कट ऑफ डेट दी होगी सीईटी एग्जाम के लिए उस दिन तक अगर आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, अगर आप उसी साल जिस साल सीईटी एग्जाम होगा उस दिन आप फाइनल ईयर के लिए अपीयर होंगे। Provided that the applicant shall be eligible to further apply for a post advertised by the commission along with the total CET score only if the applicant has acquired the minimum essential education qualification and experience if any prescribed for that post by the last date for attaining the such minimum qualification specified in the advertisement issued by the commission for the post। तो आपके पास लास्ट डेट तक जो है
एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। द सीईटी स्कोर ऑफ ऑल द एप्लीकेंट शैल बी डिक्लेयर्ड बाय नोटिफिकेशन ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको वेबसाइट के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आपका स्कोर कितना है। द सीईटी स्कोर शैल बी रिवाइज्ड व्हेनेवर द एप्लीकेंट इंप्रूव्स द सीईटी स्कोर इन द नेक्स्ट और एनी सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट। तो आप अपना सीईटी का स्कोर जो है इंप्रूव भी कर सकते हैं दोबारा से एग्जाम में बैठकर। द रिटन एग्जाम कंपोनेंट ऑफ द सीईटी स्कोर ऑफ एन एप्लीकेंट शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो देखिए बहुत बड़ी अपडेट है यहां पर कि जब आप एक बार सीईटी का एग्जाम पास कर लेंगे तो वो कितने साल तक वैलिड रहेगा, 3 साल तक आपका वो स्कोर वैलिड रहेगा। लेकिन आप, जैसे कि मैंने ऊपर वाले पॉइंट में बताया था, कि दोबारा से आप बैठकर जो है आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। देयर शैल बी नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट टू अपीयर इन द रिटन एग्जाम कंपोनेंट ऑफ द सीईटी इफ एन एप्लीकेंट हु हैज ऑलरेडी क्वालिफाइड द सीईटी फॉर ग्रुप सी एंड डी विल हैव द ऑप्शन टू अपीयर अगेन in CET to improve the CET score in the next or subsequent attempt if she so desires। तो ये वही बात इन्होंने रिपीट कर दिया कि दोबारा से आप CET का एग्जाम दे सकते हैं, प्रोवाइडेड द हाईएस्ट टोटल CET स्कोर obtained during the period of last 3 years prior to the date of advertisement issued by the commission for group C and D as the case may be shall be considered for the purpose of selection to that post। तो बहुत अच्छी बात है कि पिछले 3 साल में मान लीजिए आपने 2 या 3 बार एग्जाम दिए CET के, तो जो सबसे ज्यादा स्कोर होगा आपका वो कंसीडर किया जाएगा आपकी फर्दर सिलेक्शन के लिए। Relaxation in upper age limit shall be admissible to the applicants of SC, BC, other categories as per the rules or instructions issued by the government from time to time। तो वही बात है कि SC, BC, OBC को जो एज रिलैक्सेशन दी जाती है पहले की तरह यहां पर भी दी जाएगी। प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सीईटी स्कोर ऑफ द बाय द कमीशन। तो सीईटी के स्कोर के आधार पर कैसे आपकी सिलेक्शन होगी, तो देखिए पहले HSSC की तरफ से जो है एडवर्टाइजमेंट रिलीज की जाएगी। द कमीशन शैल कॉल द एलिजिबल कैंडिडेट फ्रॉम मेरिट लिस्ट ऑफ सीईटी स्कोर। उसके बाद कमीशन क्या करेगा कि जो सीईटी के स्कोर के जो मेरिट लिस्ट होगी उसके आधार पर जो है मान लीजिए कितनी वैकेंसीज निकली है उसके कितने गुना बुलाने हैं वो भी नीचे बताए हैं। कैंडिडेट्स इक्वल टू 5 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज इफ द वैकेंसीज आर लेस देन 30। तो देखिए अगर HSSC ने 30 वैकेंसीज से कम निकाली है तो कितने कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे सीईटी के स्कोर के आधार पर 5 गुना। और अगर वैकेंसीज कितनी है, 30 से 50 वैकेंसीज हैं तो 150 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे एग्जाम के लिए, और 50 से अधिक हैं तो कैंडिडेट्स इक्वल टू 3 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो 3 गुना बुलाए जाएंगे। टू मीट द अबव क्राइटेरिया एज पर पैरा 2 द कमीशन शैल सीक द कंसेंट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स टू अराइव द रिक्विजिट नंबर सेटेड अबव। फॉर द पर्पस ऑफ कंसेंट द कैंडिडेट शैल इंडिकेट द कंसेंट इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन यूजिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर बाय सच लास्ट डेट एज मे बी नोटिफाइड बाय द कमीशन। तो देखिए आपको अपनी अप्रूवल देनी होगी कि आप फर्दर प्रोसेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। When the number of consenting candidates who are eligible is less than the number limit prescribed in the para 2, 3, 4, the commission shall extend the date for enabling further eligible candidates till the prescribed limit in para 7 to above is achieved। तो देखिए सिंपल सी बात है कि मान लीजिए आप एलिजिबल हैं जितने भी कैंडिडेट से बुलाना चाहते हैं और आप नहीं जाना चाहते, तो HSSC क्या करेगा कि आपके अलावा जो कैंडिडेट्स होंगे आपके बाद के जिनके नंबर हैं उन्हें मौका देगी एग्जाम के लिए अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो। इफ द कट ऑफ इज अचीव्ड बाय मोर देन 1 कैंडिडेट then all the candidates at the cutoff shall also be entitled to exercise their option to consent to offer their names। तो देखिए अगर किसी कैंडिडेट्स के कट ऑफ के बराबर मार्क्स है काफी सारे के, तो वो भी एलिजिबल होंगे एग्जाम में बैठने के लिए जो आगे दोबारा से लिया जाएगा। आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ कंसेंट ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट द कमीशन में if it is so determines conduct a further written skilled examination of group C and group D। तो वही मैं जो आपको कह रहा था कि जो दोबारा से एग्जाम होगा उसके लिए बुलाया जाएगा, इसी की बात कर रहा था मैं 7th पॉइंट की, कि जो अलग से पोस्ट के लिए एग्जाम होगा उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। इन केस ऑफ ग्रुप डी पोस्ट द टोटल सीईटी स्कोर अलोन शैल फॉर्म द बेसिस फॉर सिलेक्शन टू द पोस्ट। इफ द कट ऑफ इज अचीव्ड बाय मोर देन 1 कैंडिडेट देन द कैंडिडेट सीनियर इन एज शैल बी कंसीडर्ड। तो देखिए जो आपकी सिलेक्शन होगी ग्रुप डी की पोस्ट पे वो केवल सीईटी के स्कोर के माध्यम से होगी। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु फुलफिल द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर अ पोस्ट एडवर्टाइज्ड बाय द कमीशन एज ऑन द लास्ट डेट स्पेसिफाइड इन द एडवर्टाइजमेंट issued by the commission for the post and who give their consent for consideration shall be permitted to appear in the written skill examination। तो ये obvious सी बात है, जो एडवर्टाइजमेंट में आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई होगी अगर आपके पास वो होगी तभी आप सीईटी के बाद जो इंडिविजुअल एग्जाम होगा पेपर से रिलेटेड तभी आप उसमें बैठ पाएंगे। फॉर सिलेक्शन अगेंस्ट अनरिजर्व पोस्ट अ कैंडिडेट हैज टू सिक्योर एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द रिटन एग्जाम to be considered for selection recruitment। in case of selection recruitment against reserved category post whether vertical or horizontal candidate has to secure at least 40% marks। तो देखिए यहां पर भी बदलाव कर दिया गया है बहुत बड़ा कि जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उन्हें मिनिमम 50% मार्क्स लाने होंगे और जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उन्हें 40% मार्क्स लाने होंगे।
The commission shall, on the basis of marks obtained in the written exam held consequent to and in respect of advertisement for the post issued by the commission, shortlist the candidate for selection, recommendation और waiting list in respective categories। तो वही बात है, जो सीईटी के एग्जाम के बाद जो एग्जाम होगा इंडिविजुअल अलग से रिटन एग्जाम, उसके आधार पर फिर आपकी सिलेक्शन की जाएगी। ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग आंसर की, तो देखिए यहां पर भी बहुत बड़ा अपडेट किया गया है। पहले ऑब्जेक्शन लगाने के लिए आपसे कोई भी फीस नहीं चार्ज की जाती थी, लेकिन अब आपसे 200 रुपए लिए जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, यहां पर लिखा है, आप पढ़ लीजिए। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड कि HSSC के पास आपका रिकॉर्ड कब तक रहेगा सीईटी का। द रिकॉर्ड ऑफ सीईटी शैल बी प्रिजर्व फॉर 1 ईयर, तो 1 साल तक आपका रिकॉर्ड रहेगा HSSC के पास फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इन हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी में आपका 1 साल तक रिजल्ट रखा जाएगा और डिजिटल के माध्यम से 5 साल तक। ज्यूरिडिक्शन क्या रहेगी अगर आपको केस करना हो सीईटी के ऊपर किसी भी प्रकार का, तो पंचकुला हरियाणा में इसका ज्यूरिडिक्शन रहेगा, वहां पर आप जाकर केस कर सकते हैं। पावर टू अमेंड में क्या कहा है, द पावर टू इंटरप्रेट, चेंज, अमेंड एंड रिमूव डाउट ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस नोटिफिकेशन शैल लाई विद द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। तो वही बात है कि अगर कोई बदलाव करना चाहती है तो सरकार कर सकती है। तो मैंने आपको सारे मेन पॉइंट बता दिए हैं। तो बहुत अच्छी खबर है कि हो सकता है कि अब सरकार बहुत ही जल्द जो है सीईटी का एग्जाम ले ले, क्योंकि जो है अब ऑफिशियल गैजेट के माध्यम से सभी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको क्या लगे हैं, कैसे लगे हैं दिशा निर्देश सरकार की तरफ से, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है।